अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके अंदर मजीद हेयरिंग्स चल रही हैं रिगार्डिंग द मिलिट्री ट्रायल ऑफ सिविलियंस जो कि 9 मई के इंसिडेंट के तहत किए जा रहे हैं। उसके अंदर जो तफासील बताई जा रही हैं वो ये है कि कुछ सवाल पूछे गए हैं जजेस की तरफ से, तो उन सवालों को ज़रा डिस्कस करते हैं। और पीटीआई और स्टेट के नैरेटिव के तहत नहीं देखते, हम देखते हैं एज अ नैरेटिव ऑफ वाइडर सिविलियन सुप्रेमेसी, यानी कि क्या सिविलियंस जो हैं वो मिलिट्री ट्रायल्स के तहत ट्राई किए जा सकते हैं या मैक्सिमम वो जो सिविलियन अदालतें होती हैं जुडिशरी के तहत उनमें ट्राई किए जाएंगे, या एंटी टेरर कोर्ट्स में भी, जो कि एक और तोहफा है हमें जो हमारी मिलिट्री स्टेट की तरफ से वॉर ऑन टेरर के ज़माने में दिया गया था। तो जो पहली एक तनकीद आती है जजेस की तरफ से, इसमें जो जस्टिस हिलाली हैं उन्होंने ये इसके ऊपर अपनी राय पेश की कि उन्होंने फरमाया कि जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है फ़ौज का, जो मिलिट्री ट्रायल को कंडक्ट करता है, उसकी क्या जुडिशल या लीगल ट्रेनिंग भी होती है। और जाहिर बात है ये बात बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि जाहिर बात है वो मिलिट्री ऑफिसर होता है। प्लस उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो उस मिलिट्री ट्रायल को कंडक्ट करता है, वो सिर्फ अपनी फाइंडिंग्स लेके जाता है और अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करता है कि हमारी फाइंडिंग्स के मुताबिक और टेस्टिमोनी के मुताबिक और पूरे प्रोसीजर के मुताबिक एक्स वाई और जी जो है ये हमारे लगता है कि ये शवाहिद हमारे सामने आए हैं। उसकी बुनियाद पर सीनियर ऑफिसर जो है, जो अगेन एक मिलिट्री ऑफिसर होता है जिसकी कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं होती, वो इवन दो वो प्रीवी नहीं होता केस की डिटेल्स की, एक्सेप्ट कि जो उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बताता है वो उसके मुताबिक वर्डिक्ट पास करता है कि इस आदमी को कितने साल जेल हो या ये इनोसेंट है वगैरह वगैरह, जो भी सजाएं फिर मुंतखब करता है। तो इस पे सवाल जैसे सिलाली ने उठाया कि ये वायोलेट करता है लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस को, अब सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को। अब ये तस्वुर के एक हम जिस माशरत में रहते हैं वहाँ पे कि आपके एक इंडिपेंडेंट इदारा है जहाँ पे लीगल ट्रेनिंग है, एक लीगल फ्रेमवर्क है, बार काउंसल्स हैं, उसके बाद लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, एक वकील उस पूरे प्रोसेस से गुजर के जाके किसी हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट अथॉरिटी अपॉइंटमेंट पर जाता है, इसकी एक लीगल ट्रेनिंग हुई होती है, उसको प्रेसिडेंट का समझ आता है, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, इस्लामिक लॉ का भी इल्म होता है, ब्रिटिश कॉमन लॉ को समझता है, वो एक एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का, और वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर एक फेयर ट्रायल प्रोवाइड करता है। ये सारा जो फ्रेमवर्क है नेचुरल जस्टिस का हमारे यहाँ या इंसानों के यहाँ जो पाया जाता है उसको वायलेट करता है, क्योंकि अगला जो बंदा है वो एक मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, या कोई सिपाही नहीं है, या कोई फौज का यानी मेंबर नहीं है, वो एक सिविलियन है। उसने कोई अहद नहीं लिया हुआ फौज के साथ, उसने कोई फौज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, वो सिर्फ एक सिविलियन ऑफ द स्टेट है जिसने पोटेंशियली एक क्राइम कमिट किया, यानी पोटेंशियली, क्योंकि सारी बात है इनोसेंट एंड प्रूवन गिल्टी एक कॉमन हमारे यहाँ अब एक तस्वर है इंसानों के यहाँ। तो वो सारी इन बातों को जो है उसका वो रद्द कर देती है, बिकॉज एक मिलिट्री ऑफिसर आपका ट्रायल करता है और फिर वो अपने सीनियर को जाकर रिपोर्ट करता है कि आप बताएं क्या फैसला है इस यानी एक्स वाई जी आदमी के लिए। अब इसी 7 रुकनी जो बेंच है जजेस का, इसके सामने एएजी चौधरी आमिर साहब जो हैं वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि 105 लोग 5000 में से जो कैदी हैं, सिर्फ 105 लोग एलिजिबल हैं क्योंकि वो चार्ज किए गए थे सॉलिड एविडेंस के तहत, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट के अंडर आता है। यानी कि 5000 लोग अरेस्ट हुए 9 मई के वाक़यात के अंदर, और उन 5000 के अंदर से सिर्फ 105 की ऐसी एविडेंस मिली है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ पाकिस्तान और मिलिट्री एक्ट के अंडर आते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि यहाँ पे आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया हो या ऐसा कोई हसास इदारा उसको नुकसान पहुँचाया, उसकी फंक्शनिंग को नुकसान पहुँचाया। तो 5000 लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो अरेस्ट हुए, जिन्होंने कोई तोड़ फोड़ की हो या कोई और मामला किया हो या वैसे उसकी मद में उठाए गए हों, उनमें से सिर्फ 105 लोग लगता है ये कि वो एलिजिबल हैं। उनके ऊपर फिर मजीद ये सवाल उठाया जाता है कि सबकी जो तफसील मिलती है चार्जेस की, इस पे जस्टिस मुसरत हलाली ने सवाल उठाया कि मिलिट्री कोर्ट्स ने जुरिस्डिक्शन ये कैसे अज्यूम कर ली, बिकॉज जो FIR हैं, इवन जो वो 105 लोग हैं आउट ऑफ द 5000, टोटल 5000 जो लोग हैं, उनके ऊपर खिलाफ जो FIR काटी गई थी जिनके अरेस्ट के ऊपर, तो वो तो पीनल कोड और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत किए गए थे। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। तो इसमें एक जिस वक्त जो हुकूमत थी उन्होंने जो FIR काटी थी मुल्जिमों के खिलाफ, उनके अंदर उन्होंने FIR जो काटी थी वो
पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान के तहत या एंटी टेररिज्म कोड्स के तहत उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी। मिलिट्री एक्ट के तहत नहीं की गए थे, वो पाकिस्तान स्टेट सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं किए गए थे। तो जिस बंदे की एफआईआर उस मद में ना काटी गई हो तो उसको ट्रायल उसको उस कोर्ट में कैसे हो सकता है? तो ये एक मजीद तनकीद आई थी जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब की तरफ से। तो अब इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट अनफॉर्चुनेटली फ्रेम हुई है पाकिस्तानी मीडिया लैंडस्केप में और जनरल जो कॉन्वर्सेशन चल रही है वो पीटीआई वर्सेस दी मिलिट्री स्टेट या हमारी डीप स्टेट या हमारी करंट गवर्नमेंट के खिलाफ की बहस चल रही है। बात असल में यहाँ पे नहीं है, बात एक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी का है। तस्वुर वो ये है कि अगर राइट टू ऑर्गेनाइज, राइट टू प्रोटेस्ट हमारे पास है और अगर उसमें हम कई हद पार कर दें, मिसाल के तौर पे किसी इंस्टॉलेशन पे हमला कर दें, जो वो प्रोटेस्ट है वो मॉब की शक्ल इख्तियार कर दे, कोई आदमी कत्ल हो जाए, कोई किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, भगदड़ मच जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। ये एक पब्लिक यानी जब बहुत बड़ी एक मतलब मैस गैदरिंग होती है तो उसके अंदर सारी ये गुंजाइश पोटेंशियल होती है। और इवन वो बगावत की हद तक अगर चले जाए मिसाल के तौर पे किसी एक इदारे के खिलाफ या किसी एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, तो क्या वो अपनी पाकिस्तानी शहरियत खो बैठते हैं? या अगर वो पाकिस्तानी शहरी रहते हैं तो वो मिलिट्री और स्टेट एक्ट के अंदर क्यों आते हैं? वो किस तरह ट्राई की जाते हैं? उनकी एफआईआर जो है वो पाकिस्तानी पीनल एक्ट के तहत हुई हैं या एंटी टेरर कोड के तहत हुई हैं। उनकी जो क्राइम्स की नोयत है वो सिर्फ 105 लोगों के उन 5000 में से स्टेट सीक्रेट एक्ट के तहत आती है। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हम एज सिविलियंस जब कोई जुर्म करते हैं, और जुर्म इंसान करते हैं, जाहिर बात है एक पॉलिटी के अंदर, एक इलाके के अंदर जब एक लोगों का एक मतलब माशरत होती है तो वहाँ पे क्राइम्स भी होते हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं, तोड़ फोड़ भी होती है, लोग हद से तजावुज़ भी कर जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ देते हैं, सब जुर्म होते हैं। वो कब ये होगा कि जब स्टेट की मुखालफत उनके साथ है? मिसाल के तौर पे जब पीपल्स पार्टी के प्रोटेस्ट हुए थे अक्रॉस पाकिस्तान, जब बेनज़ीर भुट्टो को नाहक कत्ल किया गया और उनके प्रोटेस्ट में औरतों के रेप हुए, उनके प्रोटेस्ट के अंदर पेट्रोल स्टेशन जलाए गए, गाड़ियाँ जलाई गई और वो सारे मामलात हुए, तो क्या उनको भी मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई करना चाहिए था? बिकॉज उन्होंने अलम बगावत स्टेट के खिलाफ लॉन्च कर दिया था ये, क्योंकि उस टाइम पर वो एक कंट्रोल डेमोलिशन की जा रही थी पीपल्स पार्टी और स्टेट के दरमियान की, यार ज़रा लेट कर दो एंगर, वेंट कर दो लोगों का एंगर, ताकि हम फिर मामले को रफा दफा कर लें। तो चूंकि स्टेट का भी रुख एंटी पीटीआई है तो फिर ये लोग जो हैं वो गद्दार कंसिडर किए जाएंगे या पाकिस्तानी मिलिट्री के ट्रेटर कंसिडर किए जाएंगे या एंटी स्टेट सीक्रेट्स लीक करने की उन पे वो ट्रायल्स लगाई जाएंगी। तो ये एक जो ट्रीटमेंट है सिविलियन की वो पॉलिटिकली पार्टिजन नहीं हो सकती। नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी सारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो अपना वजन डालें इस चीज़ के पीछे, बिकॉज ये कवानीन कल को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हम जो सिविलियन है इस मुल्क की, जो अक्सरियत है जो फॉर्म करते हैं इस मुल्क की इकॉनमी को, सोसाइटी को, हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जस्ट पीटीआई की खातिर नहीं बट एक ओवरऑल सिविलियन सुप्रीमेसी का तस्वुर जिसके लिए हम 70 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं इंसान, उसको पाने के लिए क्या हम ये अलाउ करेंगे अपने मुल्क के अंदर कि अदालतें जो हैं उनका जब दिल करे तो वो मिलिट्री कोर्ट्स को हैंड ओवर कर दें अपने मामलात को? जाहिर बात है इस बेंच के अंदर कुछ जजेस की ये भी राय थी कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल दोनों इनको मिलिट्री कोर्ट्स के तहत। तो क्या एक मिलिट्री कोर्ट और एक सिविलियन कोर्ट की कॉम्पिटेंट इनकी कंपैरिजन बनती है, जहाँ एक ट्रेंड वकील है जो कि इकोसिस्टम से आ रहा है, जिसको लॉ की एक्सपर्टीज़ है, जहाँ पे एक मिलिट्री ऑफिसर है जिसको टॉप डाउन हुक्म आना है अपने सीनियर्स का कि भाई ये फलाना आदमी है, जस्ट डील विद हिम। तो ये एक मिलिट्री जो है इदारा, जो एक कॉलोनियल इदारा है, जो कि एक वेस्टेज है कॉलोनियल टाइम्स का, जो फॉर्मलाइज मिलिट्री है जो कि ब्रिटिश और डच ने और फ्रेंच ने मुख्तलिफ ममालिक में बनाई, उसके कवानीन बनाए, उसके रूल्स बनाए, उसके डिसिप्लिन बनाए। इसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी है एज एन इंस्टीट्यूशन। पूरी दुनिया के अंदर आपको नजर आता है कि दुनिया की जो मॉडर्न आर्मीज़ हैं वो बहुत फंक्शनल इदारे होते हैं, टॉप बॉटम, उनके अंदर हायरार्की बड़ी टाइटली नेट होती है। और अच्छी बात है, एक इदारे को अच्छी तरह फंक्शन करना चाहिए, लेकिन जब वो इदारा अपने हद से तजावुज़ करके सिविलियन स्फीयर के अंदर आना शुरू कर दे, और हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल में जो स्टोरी है हमारे मुल्क की वो यही रही है। अभी आज हमने इंटरव्यू किया था मिफ्ताह इस्माइल साहब को, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और अब उन्होंने एक नई पॉलिटिकल जमात बनाई है अपनी। वो कहने लगे देखिए जी, चीफ जो होता है वो तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की रियलिटी है। तो जब आपके पॉलिटिशियंस, लीडरशिप रोल्स के अंदर जो लोग हैं, जो सिविलियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं अबाउट द रोल ऑफ आवर मिलिट्री, तो शायद मुझे और आपको ही सवाल पूछना पड़ेगा कि यार मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, हमें नॉर्मल अदालतों में लेके जाया जाए, हमारे एक फेयर ट्रायल होए, हमें नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के तहत हमारा हक मिले, हमें रिप्रेजेंटेशन मिले, वकील मिले, हमारी बात सुनी जाए, हमें मीडिया एक्सेस मिले, अपने घर वालों को एक्सेस मिले। तो इसके अंदर अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, आप नून लीग के सपोर्टर हैं, अपॉर्चुनिज्म से बढ़ें। मौका प्रस्ती के मतलब ये मौका आ गया हाथ तो मतलब अपनी चीज़ अपनी तरफ दबा लो, वो पॉलिटिक्स चलती रहेगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल इत्तेफाक है हमारा एज सिटीजनशिप, एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर हमें इस बात पे एक जगह यकजह होकर मानना पड़ेगा कि यार ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता।
और अभी नेगोशिएशंस की बात हो रही है कि सेटलमेंट हो जाएगी पीटीआई और स्टेट के दरमियान, वो होए ना होए, हमने ये नहीं अलाउ करना है सिविलियंस के हमारे शहरी जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हों फॉर क्राइम्स दैट आर नॉट ऑफ अ मिलिट्री नेचर। ठीक है, तो हमें एज सिविलियंस ये कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारी वॉच के अंडर ना हो। हमारे बड़ों की वॉच के अंडर बहुत बेहुदा हरकतें की गई, अफगानिस्तान के खिलाफ एक जंग लड़ी गई, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डिक्टेटरशिप्स आई गई। अब हमारे पास एक मौका है इंटरनेट के टूल्स के ज़रिए और ये अवेयरनेस सोशल मीडिया टूल्स के ज़रिए कि हम आपस में कम्युनिकेट करके इत्तेफाक तो कर लेना कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर, कुछ मॉरल जो एक्सियम्स हमें बाइंड करते हैं कि यार ये चीज़ें इन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पीटीआई और नो पीटीआई।